नमस्कार, मैं हूं हरिंदर कौशल। बहुत बहुत स्वागत है आपका मर्दर हिंद 24 न्यूज़ पर। अभी हम उपस्थित हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। आज हम एक ऐसी शख्सियत से बात करेंगे जिसके विषय में पहले मैं आपको थोड़ा बता दूं। दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में ग्रेजुएट, IIMC से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट, एक प्रख्यात पत्रकार, एक लेखिका और बड़े बड़े जितने भी मीडिया संगठन है उनके साथ जुड़ी रही, परिचय की मोहताज नहीं है। और इन्होंने बहुत सारी पुस्तकें भी लिखी, जिसमें से एक इनकी बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तिका है, बहुचर्चित पुस्तिका है संकट में संस्कृति। आज हम इनसे इसी विषय के ऊपर बात करेंगे कि जैसे कि आज जो हमारा देश है वाकई में इस दौर से गुजर रहा है कि जो हमारी युवा पीढ़ी है आज वो बिल्कुल भी ये नहीं जानना चाहते कि हमारी संस्कृति क्या है। हमारी संस्कृति के विषय में अगर हमारे स्कूलों की बात करें तो स्कूलों में भी इस प्रकार की कोई ऐसी शिक्षा नहीं दी जाती है, हमारी संस्कृति के बारे में बताया नहीं जाता है। हमारे सारे ग्रंथ और वेदों की बात करें तो संस्कृत भाषा में है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि संस्कृत भाषा कहीं पर भी किसी भी स्कूल के बीच में, किसी भी कॉलेज के बीच में पढ़ाई नहीं जाती है। एक अगर कोई लेना चाहता है तो वही ले सकता है, लेकिन कंपल्सरी सब्जेक्ट कहीं नहीं है। ऐसी हमारी मातृभाषा हिंदी है। अगर हम उसकी बात करें तो आज हिंदी धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है, क्योंकि जो भी अगर व्यक्ति हिंदी में बात करता है तो उसको बड़ी हीन भावना से देखा जाता है। नमस्कार नम्रता जी। नमस्कार हरिंदर जी। जैसे कि आपने एक बहुत ही बढ़िया पुस्तक लिखी जो कि एक बहुत ही चर्चित है, मैं कहूँगा हमारे दर्शकों को जरा आप ये पुस्तक दिखाएं कि ये संकट में संस्कृति बहुत ही बढ़िया पुस्तक है। मैंने भी इसको पढ़ा, देखा, इसमें जाना कि आपने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया कि हमारी संस्कृति जा कहाँ रही है, हमारी युवा पीढ़ी जो है कहाँ जा रही है। जैसे कि हमारी संस्कृति 5000 वर्ष पुरानी है, 75 साल हमें आज़ाद हुए हो गए, लेकिन धीरे धीरे हमारी संस्कृति जो कि एक आगे बढ़नी चाहिए थी, अगर हम कहें तो विश्व की सबसे पुरानी संस्कृति है और सबसे बढ़िया संस्कृति है, बहुत बड़ी पुरानी सभ्यता है हमारी, लेकिन ये क्यों लुप्त होती जा रही है, क्यों हमारी युवा पीढ़ी से दूर होती जा रही है? देखिए, इंडियंस आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट इंडिया। भारतीय जो है भारतीयता के बारे में नहीं समझ पा रहे, और यही सबसे बड़ी विडंबना है। अब देखिए, विदेशी लोग हैं वो किस प्रकार भारत की सांस्कृतिक देनों को अपना रहे हैं, चाहे वो फिर योगा हो या अभी इंटरनेशनल मिलेट्स था या स्पिरिचुअलिटी। अब जैसे आध्यात्मिकता, ये सार और आधार है भारतीय संस्कृति का। आज की डेट में जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, जो प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन कनेक्टेडनेस और ये सारी जो बातें हैं, ये सारी ही बातें हमारी भारतीय संस्कृति में है। AI टेक्नोलॉजी ये सब कुछ मिटा देगा, लेकिन जो भारतीय संस्कृति और सभ्यता से जुड़ा है वो नहीं, वो जो है रेलेवेंट रहेगा इन द करंट टाइम्स। हरिंदर जी, आपने एक सवाल पूछा कि ऐसा क्यों है कि लोग उससे कनेक्टेड नहीं हैं, तो उसका जो मेरी लिमिटेड समझ है उसके अनुसार मुझे ऐसा लगता है कि जो कॉलोनियल माइंडसेट है, दिस इज द बैगेज ऑफ कॉलोनियलिज्म। देखिए, 200 साल तक अंग्रेजों ने राज किया हम पे, और आप जानते हैं लॉर्ड मकॉले जो कि एक सिविलाइजिंग मिशन पे थे, जिन्होंने ये स्पष्ट रूप से मेरे ख्याल से 1835 के मिनट में बोला कि आई वांट टू क्रिएट अ क्लास ऑफ पीपल, मैं ऐसे जन को बनाना चाहता हूँ हिंदुस्तान में, who are Indian only in blood and color, but they are English in taste, preferences, morals and outlook। और वो कहीं ना कहीं सफल हो गए। तो इसका मतलब, कहने का मतलब ये तात्पर्य यही है कि वो अंग्रेजों से ज्यादा अंग्रेज हों। और आज की पीढ़ी आप देखिए कितनी विविधता है, वीव्स की, कपड़ों की, कलर्स की, लेकिन जो पार्टीज में डोमिनेट करता है वो ब्लैक ड्रेस, ब्लैक कलर के कपड़े, जो कि अब भारतीय संस्कृति और सभ्यता के हिसाब से हमारे यहाँ पे कोई कमी नहीं है रंगों की, एम्ब्रॉयडरीज की, टेक्सटाइल्स की। अभी हाल ही में जो भारत टेक्स एक्सपो लगा है भरत मंडपम में, जहाँ जिसके हम एकदम साथ खड़े हैं, या फिर यशोभूमि में, इनमें कितनी विविधता और कितनी ब्यूटी है हमारे टेक्सटाइल्स में, चाहे वो पहनने ओढ़ने की चीज़ हो, है ना, या फिर खाने पीने की बात हो।
अब आप देखेंगे शादी इत्यादि में लोग इस चीज़ को बड़े गर्व से कहते हैं कि हमें काली दाल और शाही पनीर नहीं खाना, हमें पास्ता और नूडल्स खाने हैं। हाँ जी, हाँ जी। जैसे कि वो एक हेल्दियर ऑप्शन है। तो जो एक बात होती है कि हम क्या पहन रहे हैं, हम क्या लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर रहे हैं, हर चीज़ में यदि हम हीन भावना से ग्रस्त हैं, यदि हम इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स जिसे हम कहते हैं उससे हम ग्रस्त हैं, तो फिर हम कैसे सेलिब्रेट करेंगे अपने आप को, अपनी संस्कृति को, और हम कैसे अपने ऑथेंटिक सेल्फ को एक्सप्रेस करेंगे। तो मेरे ख्याल से हमें यही देखना है कि क्या हम नकल में औसत दर्जा क्या हम वो रहे, या फिर हम जो है मूल में मौलिकता में उत्कृष्टता, do we want mediocrity in imitation or do we want excellence in originality? That is the choice we have to make. तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें ओरिजिनल रहना चाहिए, हमें ट्रू टू आवर सेल्स रहना चाहिए, ट्रू टू आवर सिविलाइजेशन, टू आवर कल्चर रहना चाहिए। जितना हम दूर भाग रहे हैं उतना ही हमें कष्ट, परेशानी, मेंटल हेल्थ इशू, डिप्रेशन, सुइसाइड, पैंडेमिक और अनएम्प्लॉयमेंट भी शायद इसीलिए हो रही है क्योंकि हम टेक्नोलॉजी की तरफ भाग रहे हैं लेकिन एम्ब्रेस नहीं कर रहे अपने कल्चरल वैल्यूज को। आज जो चंद्रयान में हम पहुंचे हैं वो भी एक सांस्कृतिक जीत है। और जो G20 में जिस प्रकार हिंदुस्तान ने पूरे विश्व के सामने एक एग्जाम्पल सेट किया है, अफ्रीका को सीट ऑन द टेबल दी है। और हाल ही में देखिए, आपकी तरह मैं भी पत्रकार हूँ, थोड़ा बहुत मैं भी मिलती जुलती हूँ लोगों से। साउथ अफ्रीका का एक डेलीगेशन आया था टूरिज्म का, एंड दे वर वेरी इमोशनल अबाउट द फैक्ट कि किसी ने, पूरे वेस्ट ने, दे लुक्ड द अदर वे, लेकिन पैंडेमिक के दौरान ये इंडिया, भारत ही था जिन्होंने वैक्सीन सप्लाई की, या ये भारत ही था जिन्होंने सीट ऑन द टेबल दी G20 में। तो वसुदेव कुटुंबकम, वी लुक बियॉन्ड आवरसेल्व्स, वी एम्ब्रेस द वर्ल्ड। ये जो हमारी वैदिक फिलॉसफी है, मैं बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ये बात कहना चाहती हूँ कि जो फिलॉसफी है हमारे देश की, ऐसा जो है बेसिस, ऐसा आधार और ऐसा सबको साथ लेके चलना, ये बात शायद विश्व में और कहीं नहीं है। तो ये समय आ गया है कि हम अपनी जो गरिमा है, अपनी महत्व है, वो पहचाने, और क्योंकि विश्व तो पहचान गया है। तो यही हमारा USP है और इसी को हमें आगे बढ़ा के चलना चाहिए। जैसे कि अभी आपने बताया कि अब देश जो आगे बढ़ रहा है, धीरे धीरे अपनी संस्कृति डेवलप हो रही है, लेकिन जैसे कि अभी आपने बताया कि मैकाले साहब जो एक इंग्लिश का यहाँ पे बीज बो के चले गए। आज हम चाहे सुप्रीम कोर्ट में हो, कहीं पर भी हो, वहाँ पे इंग्लिश में काम किया जाता है, और जो व्यक्ति इंग्लिश नहीं बोलता उसको बड़ी हीन भावना से देखा जाता है। तो जो हमारी मातृभाषा जो है लुप्त होती जा रही है, इसके लिए सरकार को कैसे कदम उठाने चाहिए? जी, तो हरिंदर जी, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका, और ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है क्योंकि जो भाषा होती है वो ना केवल एक बोलने का माध्यम होती है, वो विश्व को देखने का एक प्रिज्म होता है। इट इज़ द लेंस थ्रू विच वी व्यू द वर्ल्ड, राइट? तो जो हमारी जो वैल्यूज होती हैं, वर्ल्ड व्यू होता है, वो बहुत हद तक वही शेप करती है। ठीक है, अब थोथा चना बाजे घना, अब एम्प्टी वेसल्स मेक नो साउंड, तो उसमें वो बात, वो रस, वो पर्याय नहीं निकलता जो हम हिंदी के जो हमारी मुहावरे लोकोक्तियाँ हैं। तो इसमें मैं बड़ी खुशी के साथ आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP हैज़ मेड इट मैंडेटरी, ये कंपल्सरी कर दिया है कि 11वीं और 12वीं में हर छात्र भारत का वो विशेष रूप से मातृभाषा करेगा ही करेगा, या कोई हिंदुस्तानी लैंग्वेज, सो वेदर इट इज़ हिंदी या कोई वर्नैक्युलर लैंग्वेज, ये अब एक कंपल्सरी सब्जेक्ट बन जाएगा। इस ईयर से शुरुआत हो गई है, और बच्चे, मैं आपको सच बताऊं, बहुत परेशान हैं, बहुत टेंस हैं, लेकिन उनके माँ बाप, मुझे लगता है हमारी तरह उनके जो माँ बाप हैं, हमें अथाह खुशी है इस बात की कि चाहे वो सागर मंथन रहेगा, उसमें दिक्कत रहेगी, कुछ जूझना पड़ेगा, कुछ चैलेंजेस रहेंगे, लेकिन ऐसा होना कि भाषा लुप्त हो जाए, कल्चर लुप्त हो जाए, तो ये तो बहुत बड़ा सैक्रिफाइस है। कोई भी देश जो इकोनॉमिकली प्रॉस्परस होता जा रहा है और लगातार तेज़ी से आगे बढ़ रहा है हर तरीके से, लेकिन अगर उसका कल्चर
वो प्रोग्रेस नहीं कर रहा है तो उसका कोई महत्व नहीं है। मैं ये मानती हूँ ये NEP का आना और NEP का ये सुझाव लाना और इम्प्लीमेंट करना ये पहला बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। और उसके अलावा देखिए संस्कृत AI की लैंग्वेज बन रही है, नासा इत्यादि संस्कृत को इंडोर्स करें क्योंकि फोनेटिकली वो बहुत ही करेक्ट है, बहुत ही लॉजिकल है। तो ऐसे और कहीं ना कहीं हम सभी को ये चीज़ समझनी पड़ेगी। देखिए ये जो पर्टिकुलर बुक है इसमें पूरा भाषा लेगेसी ऑफ लैंग्वेजेस एक पूरा चैप्टर मैंने डाला है जिसमें उप राष्ट्रपति आदरणीय श्री वेंकैया नायडू जी ने 3 लैंग्वेज पॉलिसी के बारे में चर्चा की है। और वो ऐसा कहते हैं कि हिंदी, इंग्लिश और एक कोई और लैंग्वेज, हाँ एक कोई आपका जो भी यू वांट टू पिक अप, बंगाली, पंजाबी, एक और ज़रूर सीखिए। तो मेरे ख्याल से इंग्लिश इज़ इंडिस्पेंसिबल, वो लैंग्वेज ऑफ बिजनेस एंड कॉमर्स हो चुकी है। हिंदी क्योंकि बहुत हद तक हमें बाइंड करती है और आप एक अपनी मातृभाषा, आपकी जो भी मदर टंग है या जो आप सीखना चाहते हैं, क्योंकि आजकल हरिंदर जी ये बहुत ही अच्छी बात है जो टेक्नोलॉजी हैज़ मेड लर्निंग एनीथिंग एक्सेसिबल। तो मैं कन्नड़ा सीखना चाहती हूँ, अगर मेरी बेंगलोर ट्रांसफ़र हुई है तो वो आज संभव है। सो आई थिंक इट्स अ वेरी हैप्पी स्पेस टू बी इन, जहाँ सरकार लगातार प्रयत्न कर रही है कि संस्कृति को कैसे सांस्कृतिक सशक्तिकरण हमारी देश का कल्चरल एम्पावरमेंट, उसके प्रति जो भी वो स्टेप्स ले रही है आई थिंक वो सराहनीय है। अब देखिए ना, जैसे कि हमारे जितने भी आपके वेद हैं या कोई भी हमारे ग्रंथ है वो सारे संस्कृत में हैं। और हमारे जो वेद हैं, जो हमारे ग्रंथ हैं, वेदों से अगर हम बात करें तो जो नासा ने भी उसको स्टडी करके उससे बहुत सारे इन्वेंशन किए हैं। मतलब कि उसको कहें तो एक वो साइंस से रिलेटेड बुक है जो हमारे वेद है ना। लेकिन हमें संस्कृत नहीं आती, हम घर में हवन कराते हैं, पंडित जी आते हैं, कुछ ही बोल के चले जाते हैं, हमें मालूम ही नहीं चलता कि इसका अर्थ क्या है। तो जो संस्कृत भाषा है इसको आप कितना समझते हैं कि सरकार को कितना इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए? देखिए ये सारा ना मनी से लिंक हो जाता है। तो यदि एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ती है संस्कृत सीखने से तो वो भाषा हर आदमी सीखना चाहेगा। अब स्कूल में क्योंकि आई एम रेजिंग 2 टीनेज किड्स, तो मुझे पता है कि उनकी टीचर्स, उनकी जो अध्यापिकाएं हैं हिंदी की और संस्कृत, वो मेरी बहुत मैं वैसे तो सभी अध्यापकों का बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ, बट ख़ास तौर से जो संस्कृत की अध्यापिका है उनसे भी एक बार बात हो रही थी और वो ऐसे कह रही थी कि देखिए जो जर्मन और फ्रेंच के जो सेक्शंस होते हैं वो तो 1 की बजाय 2, 2 की बजाय 4 भी करने पड़ते हैं। और संस्कृत में इतने कम लोग हैं कि उसे कंबाइन करना पड़ता है जर्मन के साथ। तो ये देखिए कितनी परेशानी की बात है। लेकिन इसका बहुत ज़्यादा जो क्रेडिट या डिसक्रेडिट जाता है पेरेंट्स को। पेरेंट्स ऐसा बोलते हैं कि हम चाहेंगे कि हम ग्लोबली ट्रैवल करें तो हमारा बच्चा फ्रेंच सीखे, उसे जर्मन आनी चाहिए। वो ग्रंथों को पढ़ना या हवन में समझना, इन चीज़ों को ज़रा भी महत्व नहीं देते। पेरेंटिंग पे एक बहुत बड़ा ओनस है इस चीज़ का। उसके अलावा जो स्कूल हैं यदि वो भी कुछ इस दिशा में कार्य करें तो वो भी बहुत अच्छा होएगा। और हरिंदर जी, जो मैं मानती हूँ कि 100 बातों की एक बात, जो फिलॉसफी है, यू नो हाउ डू यू लिव लाइफ, द आर्ट ऑफ लिविंग, ये कौन सिखाएगा? देखिए प्राचीन काल में, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट वेरी एंशिएंट टाइम्स, केवल 3 सब्जेक्ट्स पढ़ाते थे। एक मैथमेटिक्स था, एक वैदिक फिलॉसफी था और एक एस्ट्रोनॉमी था, है ना। अब आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, अब दुनिया की सारी जंगें तो जीत रहे हैं, लेकिन जो जंग आपके अंदर है और आपके चैलेंजेस, आपके फोबियाज, आपके फेयर से जो जंग है वो आप हार रहे हैं। आप जानते होंगे कि आई डोंट वांट टू नेम दैट कॉलेज, लेकिन वहाँ पे 4 महीनों में 4था सुइसाइड हुआ है। और उसके अलावा भी जो सुइसाइड पैंडेमिक है, मेंटल हेल्थ डिप्रेशन का पैंडेमिक है। तो हरिंदर जी, हर आदमी कुछ तो कमाई लेगा, कुछ तो खाई लेगा, बट क्या वो खुश है? क्या वो जब लाइफ के अप्स एंड डाउन्स होते हैं उससे कोप कर पा रहा है? क्या उसके पास वो सारे टूल्स एंड मैकेनिज्म्स हैं टू कोप विद लाइफ? तो मैं कह रही हूँ जो लाइफ स्किल्स है, अब भारत ऐसा तो देश नहीं है जो अभी भी डेवलपिंग कंट्री में, अब ये बहुत ही वेरी फास्ट इट विल बी अ डेवलप्ड
इकोनॉमी एंड देयरफॉर जो डेवलप्ड इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स हैं वो आर मोर बिकॉज ऑफ, जैसे कि ये नहीं कि इंसान मर जाएगा खाना ना मिलने से, ज़्यादा खाने से उसे डायबिटीज़ हो रही है, ओबेसिटी हो रही है। तो वी आर एट अ वेरी प्रॉस्परस लेवल ऑफ सोसाइटी। हमें अब वो चीज़ें की तरफ फोकस करना है, लाइफ स्किल्स जो जीना कैसे है, कैसे कोप करना है, बजाय इसके कि सिर्फ नौकरी दिलानी है। तो संस्कृत इसलिए नहीं सीखनी कि वो हमें कितना पैसा मिलेगा और कितनी एम्प्लॉयबिलिटी पोटेंशियल हमारा बढ़ेगा, बट हमें इसलिए सीखना है कि हम जीवन का सार, जीवन का आधार, आध्यात्मिकता से कनेक्ट, उससे जुड़ना। क्योंकि जो भारतीय संस्कृति, हरिंदर जी, व्हाट इज आवर यूएसपी? हमारी सिविलाइजेशनल यूएसपी, वी आर द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस सिविलाइजेशन। आपने बिल्कुल सही बोला इंट्रोडक्शन में कि 75 साल भारत को आज़ाद हुए हो गए होंगे, लेकिन हमारी जो संस्कृति है वो कई हजारों साल पुरानी है, 5,000 से भी ज़्यादा साल पुरानी है। तो जो ये क्या कारण है कि इतने सालों तक भी ये एक जीवित कंटिन्यूअस सिविलाइजेशन है, जबकि बाकी वो वाइप्ड आउट ऑफ द प्लैनेट। तो इसका जो मुझे समझ आता है यही आधार है और यही सार है स्पिरिचुअलिटी एज डिफरेंट फ्रॉम रिलीजन। बिकॉज जो स्पिरिचुअलिटी होता है, कैसे हर एक में आप भगवान को देखते हो, हर एक का आप आदर सत्कार करते हो। यू नॉट जस्ट लव पीपल, लव दी नॉट, एंड आई एम नॉट सेइंग पीपल, आई एम सेइंग एवरी लिविंग बीइंग, चाहे वो ग्रास हॉपर हो या फिर वो कोई पशु हो, पक्षी हो, कोई भी जीव आत्मा, उसको आप लव, रिस्पेक्ट, एम्पावर, आप सब कुछ करते हो। अभी हमारी संस्कृति में पत्थर भी पूजे जाते हैं, नदियों को भी पूजते हैं जी। लिविंग चीज तो बहुत बड़ी बात जी। नहीं, जैसे आपने कहा नदियों को पूजना, आप जैसे माँ गंगे का जो प्रोग्राम है उन साफ करने का, और ये आज़ादी का अमृत महोत्सव, मेरे ख्याल से मोदी जी ने बहुत ही बढ़िया जो नाम दिया है इसको, अमृत महोत्सव। विश्व सारा जग का पी के अमृत अमृत सभी में बांट कर प्याला विश्व का मैंने खुद पिया, ऐसा है ना, नमो नमो शंकरा। तो इट्स वन ऑफ माय फेवरेट लाइंस। तो ये जो है अभी चर्न आ रहा है, हमें फिर से पुनर्विचार करने का एक समय आ चुका है कि हम अपनी व्यवस्था, अपनी जो जीवन का पैटर्न है, हाउ टू लिव एवरी सिंगल डे विद लॉट मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, विद लॉट मोर कॉन्शियसनेस, वो करने का समय आ चुका है। और बहुत ही जल्द ये जो 25 साल जब बीत जाएंगे तो हम सिर्फ फाइनेंशियली, मिलिटरीली और इकोनॉमिकली एम्पावर्ड ही रहेंगे, हम कल्चरली बहुत ही एक एम्पावर्ड सोसाइटी होंगे, और मेरे ख्याल से वही भारत की असली आज़ादी होगी। मैम, एक मेरा एक लास्ट क्वेश्चन था आपसे कि जैसे कि हमने देखा है कि हमारे जो बच्चे हैं, पहले स्कूलों के बीच में प्रेयर होती थी या कोई ऐसे धार्मिक कोई ऐसी किताब होती थी जिसके बारे में हम पढ़ाते थे, अपने संस्कृति के बारे में बताते थे। आज जो पेरेंट्स हैं ना, वो भी बच्चों को मॉल में ले जाना पसंद करते हैं या कहीं और ले जाना पसंद करते हैं, या स्कूल जो है वो टूर लेके जाते हैं तो ऐसी जगहों पे लेके जाते हैं जहाँ पर कि मतलब कि वहाँ इंटरटेनमेंट हो सके। लेकिन कभी भी कोई भी स्कूल या कॉलेज इस तरीके का टूर ऑर्गेनाइज नहीं करता है, पेरेंट्स नहीं जाते कि जैसे कभी वो सत्संग में जाते हैं या कहीं ऐसे कि 30 साल के ऊपर जहाँ पर ले जाएं, जहाँ उनकी क्यूरियोसिटी बढ़े, जानना चाहें कि हमारी संस्कृति क्या है। जैसे हमारा पुरानी बहुत सारी इमारतें हैं जिनको अगर हम देखेंगे तो हमारा दिल करता है कि यार हम उसके बारे में पढ़े, उसके बारे में जाने, तभी हमें अपनी संस्कृति के बारे में पता चलेगा ना। तो इसके बारे में क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, आपने बहुत ही सही बात बोली कि पेरेंट्स को क्या संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि शुरुआत उन्हीं से है। देखिए, स्कूल में इतने बच्चे होते हैं, 40-50 अध्यापक गणों के पास इतना समय नहीं रहता, लेकिन जो द ओनस इज ऑन पेरेंट्स। अब मैं आपको अपना ही उदाहरण दे देती हूँ। मेरा सौभाग्य था कि मैं तो पत्रकार हूँ, तो मैं अयोध्या राम मंदिर जाने का सौभाग्य मिला जिस वक्त वहाँ पे एयरपोर्ट की उद्घाटन हो रही थी। तो आई वेंट इन द मंथ ऑफ दिसंबर, एंड उसके बाद रामेश्वरम भी गई अपने हस्बैंड के साथ। और मतलब उस वक्त हमें भी ऐसा लगा, हम काशी विश्वनाथ जी के भी टेम्पल जब गए, ऐसा लगा कि हम गोवा और शिमला और ये यहाँ तो बच्चों को लेके जाते हैं, यहाँ क्यों नहीं लेके गए? क्या हम उन्हें इनकरेज कर सकते हैं? क्या हम उन्हें इंटरेस्टेड कर सकते हैं? तो हमने उनको ऐसा पूछा कि साल में एक बार यदि हम बोलते हैं ऐसे तीर्थ स्थान जाने का, और
मैंने क्या मेरी जो देखिए बच्चों की दादी और बच्चों की नानी उन्होंने भी बोला कि तुम लोग दोनों चले गए लेकिन बच्चों को कौन एक्सपोजर देगा, तो तुम्हें भी लेके जाना चाहिए। तो ये बात बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। और देखिए ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं आजकल समाज में जिनके बारे में पढ़ते हैं तो बहुत दुख होता है। हाल ही में एक एंटरप्रेन्योर गोवा में शी मर्डर्ड हर चाइल्ड, शी लिटरली smothered with a pillow or something like that and in a suitcase। आपने शायद पढ़ी हुई है। और कल ही मैं पढ़ रही थी कि कोई बच्चा रो रहा था तो माँ ने टेप लगा दी कि वो रोए ना। तो इतना जो इम्पेशेंस, इतना अग्रेशन, इतना जो डिसकंटेंट माता पिता का अपने बच्चों के प्रति हो रहा है, तो कहीं ना कुछ गलत है। सिर्फ पैसे कमाना और उन पे गिफ्ट्स थोप देना या फिर ये सोचना कि हम मॉल ले गए तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो गई है, तो ये कैसी पेरेंटिंग है? पेरेंटिंग का तो मतलब ही है कि इट्स अ वेरी स्लो प्रोसेस। देखिए मैं बहुत उन लोगों को आजकल फॉलो कर रही हूँ जो एक स्लो लिविंग, स्लो कुकिंग, स्लो लाइफ एंड स्लो एवरीथिंग विच इज़ सस्टेनेबल, विच इज़ स्टेबल, उसकी तरफ मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग, सिर्फ मैं ही क्यों, बहुत सारे लोग उस तरफ जा रहे हैं। और वो ये ऐसा बड़े गर्व के साथ कह रहे हैं। अभी हाल ही में मैंने किसका सुना था, जिन्होंने अटल का रोल प्ले किया है, वो जो एक्टर त्रिपाठी, पंकज त्रिपाठी, उन्होंने कहा आई वांट टू डू लेसर मूवीज बट मोर मीनिंगफुल मूवीज। नीलेश मिश्रा जी ने तो अपने घर का ही नाम द स्लो लाइफ ऐसा कुछ नेम किया और उनके इंटरव्यूज को भी द स्लो इंटरव्यू कहते हैं। तो मैं ये मानती हूँ that we have to go slow, we have to rewire, pause, hit the pause button and rework कि हम क्या कर रहे हैं, और उसका हमें स्टॉक टेकिंग करनी पड़ेगी। और निश्चित तौर से जब हम पॉज बटन को हिट करेंगे तो हम ये देखेंगे कि हम एक तो बच्चों के साथ समय, क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों को हम एनालाइज करें, और फिर ये भी कि जो क्वालिटी ऑफ इंटरेक्शन में क्या हम उन्हें वो सारी हेरिटेज, सांस्कृतिक धरोहर दिखा रहे हैं। कैन वी टेक देम टू हुमायूंस टॉम्ब एंड सच वंडरफुल मॉन्यूमेंट्स एंड the places of worship inside the city where we are staying। बहुत दूर ना भी जाके यदि हम वहाँ लेके जाएं, बट जो easier way out है वो ना लेके थोड़ा सा प्रयास हो, थोड़ा सा प्रयत्न यदि हम लोग करते हैं तो उसका बहुत अच्छा फल हमें कल को मिलेगा। मेरा ऐसा बहुत बहुत विश्वास है। देखिए मैं अपना एट द रिस्क ऑफ साउंडिंग पोम्पस आई विल शेयर विद यू समथिंग, एक एनेक्डोट। जो मेरा बेटा है वो अभी 18 साल का है, और जब वो 5 साल का था तो मैंने उसे इंट्रोड्यूस किया टू क्लासिकल इंडियन म्यूज़िक। अब क्लासिकल इंडियन म्यूज़िक आप मानेंगे नहीं, इतना पावरफुल है। मेरी बात, और मैंने इसके अंदर भी पंडित जसराज जी की बेटी दुर्गा जसराज जी से बात की थी, और उन्होंने ऐसा बताया कि उनके पिताजी का संगीत इज़ यूज्ड टू हील लॉट ऑफ पीपल, पेशेंट्स, और कितने ही विश्व भर में स्ट्रोक के पेशेंट्स, डिप्रेशन के पेशेंट्स, उनको ये संगीत सुनाया जाता है। उनकी हनुमान चालीसा, उनका विष्णु मंत्र, ऐसे बहुत सारे हैं जो उन्होंने गाए हुए हैं। तो जो मैंने अपने बेटे को और बेटी को ये सिखाया, तो इसलिए नहीं कि वो सिंगर बने, यदि वो चाहते अवश्य हम उनको फैसिलिटेट करते, लेकिन आज जब उसका दिल्ली IIT में एडमिशन हुआ है, और वो जो मैथ साइंस में जो उसकी समझ है, कहीं ना कहीं वो जो रागों की एरिथमेटिक है उसी का देन है कि वो इतने अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले पाया। और ना केवल एडमिशन ले पाया, लेकिन ये भी कि उससे ज़्यादा जो मुझे एज अ पेरेंट खुशी होती है कि वो खुश है। क्योंकि ऐसा है कि इंसान आजकल एडमिशन्स वगैरह के बाद जो बड़ी स्ट्रगल है उसके बाद शुरू होती है, और आप देख रहे हैं किस तरह से प्रेशर है बच्चों पे। लेकिन वहाँ पे जो बच्चों का जो एक आधार, एक स्ट्रॉन्ग पेरेंटिंग है, एक अच्छा अपब्रिंगिंग है, या एक क्लासिकल इंडियन म्यूज़िक, या हमारी संस्कृति है, या ऐसे विचार हैं, कहीं ना कहीं वो थोड़े से आई वुड से एसेट्स टू द सोसाइटी होते हैं, खुद भी स्टेबल रहते हैं और औरों को भी वैल्यू ऐड करते हैं। तो मेरे ख्याल से मेरा हमेशा से उद्देश्य यही था कि you leave the world better place than what it was, whether it is me or through my children, and not just to
कि हम वेल्थ बटोरें और हम सिर्फ अपनी तरक्की करें, क्योंकि देखिए जब आप समाज की तरक्की करते हैं तब आप अपने आप से, इट इज़ द लॉ ऑफ नेचर दैट इट विल कम बैक टू यू, राइट। तो जैसा अगेन ये भी मूलाधार है हमारी संस्कृति का कि बी द गिवर नॉट द टेकर, नॉट द स्नैचर, नॉट द मैचर। ये एडम स्मिथ की बहुत अच्छी किताब है गिवर्स एंड टेकर्स। तो मैं समझती हूँ कि इसमें गिवर कि हम देने के लिए आए हैं, हम इस दुनिया में कुछ लेने के लिए नहीं आए हैं, हम केवल देने के लिए आए हैं। एंड आवर ऑब्जेक्टिव शुड बी फ्रॉम नोबडी वी बिकम समबडी, एंड फ्रॉम समबडी वी बिकम एवरीबडी। तो यही मेरी किताब में एक पूरा चैप्टर है, सदगुरु जी ने दिया है, दाजी कमलेश पटेल जी ने दिया है। और मुझे जो उनकी बातों से और इतने अच्छे बड़े बड़े दिग्गजों से जो सीखा मैंने, और जैसे आपसे भी वार्तालाप होती है तो जो मैं सीखती हूँ वो यही है कि जितना आप देंगे, आप निष्काम भावना से दीजिए, आपको ईश्वर ज़रूर नवाजेगा, बहुत सक्सेस देगा। नर्मदा जी ने बताया है कि कैसे जीवन कैसे जीना चाहिए, कैसे बच्चों को शिक्षित करना चाहिए। यदि हम बच्चों को ऐतिहासिक स्थलों पर लेकर जाएंगे तो उनकी क्यूरियोसिटी बढ़ेगी, जिससे कि वो जानना चाहेंगे, पढ़ना चाहेंगे हमारी संस्कृति के बारे में। अपने सहयोगी कैमरामैन विमल चौहान के साथ हरिंदर कौशल, दिल्ली।